तो रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल हमें करना है। पिछली क्लास में हमने वेव फ्रंट पढ़ लिया था, इस क्लास में हमें रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ना है। तो हाइगेंस ने क्या बोला था भाई, हाइगेंस ने बात करी है किसकी, वेव्स की बात करी है कि वेव की फॉर्म में आएगी लाइट, लाइट किस फॉर्म में आएगी, वेव की फॉर्म में आएगी, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। तो जो हम पहले करते थे ना सारे एक्सपेरिमेंट, वो अब हम वेव के हिसाब से देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे तुम्हें डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम बना हुआ दिख रहा है लाइक दिस। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है तुम्हारा वेव फ्रंट, इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया जो है। अब जैसे ये इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे गिरेगा, तो ये कौन सा मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ठीक है, रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डेंसर मीडियम में गिरेगा तो ये वेव फ्रंट कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये गिरने के बाद, यानी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। सो अब आपको पता है कि एयर में लाइट की स्पीड जो होती है बहुत फास्टेस्ट होती है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। सो v1 टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा, यानी v1 टाउ इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। ये समझ गए मेरी बात, v1 टाउ किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में भी हम देखेंगे कि वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी वो भी क्या हो जाएगी, टाइम तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम में, यानी अगर ग्लास में हम वेलोसिटी देखें लाइट की तो वो कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ले लेंगे, v2 टाउ। समझ गए इतनी बात। सो अब हम इसमें इस जो डायग्राम के हिसाब से हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करने के लिए आते हैं एग्जाम में कि स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास एक ट्राइंगल हो गया, ये एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास, जिसमें कि तुम्हें ये दिख रहा होगा AEC और ABC, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्या होगी, नॉर्मल हो गई, AEC ABC, तो ये ऐसी चीज़ हो गई, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारा बेस सेम हो गया दोनों के लिए, है ना, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस तुमने निकाल लिया, ये कितना है तुम्हारा, v1 टाउ है, और ये तुम्हारा कितना है, v2 टाउ है, ठीक है भाई, लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता, बताओ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो इस थीटा की जगह पे साइन आई अगर लूंगा तो साइन आई क्या हो जाएगा मेरा, ये वाला एंगल अगर साइन आई की मैं बात कर रहा हूँ तो साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ मैं BC अपॉन AC, और BC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, v1 टाउ, और AC लिख सकता हूँ, हाँ कि ना, लिख सकता हूँ ना। इसी तरीके से साइन आर भी लिख सकता हूँ, ये मेरा आर है, साइन आर भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ में जो यहाँ पर है मेरी, ठीक है। तो साइन आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, AC, ए अपॉन AC हो जाएगा ये, तो साइन आर हो जाएगा ये तुम्हारा ये। तो ए अपॉन AC को मैं क्या ले लूँगा, v2 टाउ अपॉन AC लिख लूँगा मैं। अब जो I और R है ये क्या है, तुम्हारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन है। तो मेरे पास पता है, मुझे फॉर्मूला पता है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। तो ऐसा लिख सकता हूँ, v1 टाउ अपॉन AC और v2 टाउ अपॉन AC लिख सकता हूँ, ना। तो इससे टाउ टाउ कट जाएगा, टाउ और टाउ कट जाएगा, क्योंकि टाउ क्या है, टाइम ही तो है, सेम है दोनों के लिए, तो v1 v2 रह जाएगा केवल, ठीक है। और म्यू का फॉर्मूला और क्या है, स्पीड इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड इन मीडियम 2, ये भी होता है फॉर्मूला, है ना, कि है कि नहीं। और म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि इस v1 का और v2 के लिए मैं एक और रिलेशन यूज करूंगा, n1 इक्वल टू c बाई v1। ये क्या चीज़ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मीडियम 1 की बात कर रहा हूँ तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाएगा। इसी तरीके से n2 क्या हो जाएगा, c अपॉन v2 हो जाएगा, स्पीड इन एयर अपॉन स्पीड इन मीडियम v2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब दोनों का मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, c बाई में ले लिया, तो c के इक्वल है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, जब c के इक्वल लिख रहा हूँ तो n1 v1 n2 v2 लिख सकता हूँ ना मैं यहाँ से, हाँ कि ना। ये देखो, हाँ ये लिख सकता हूँ, क्यों, ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाए। ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मेरा स्नेल्स लॉ वेरीफाई हो जाए, ठीक। सो इसको n1 ही रहने दें, इसको v2 साइन आई ले लिया, साइन आर ले लिया, v2 से v2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा फिर, ये n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर। तो इससे वेरीफाई हो गया कि ये स्नेल्स लॉ को
फॉलो करता है। तो दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी वेव ऑप्टिक्स से भी हमने प्रूव करके दिखा दिया कि ये स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसमें दूसरा पार्ट ये है कि ये तो वेरीफाई कर लिया हमने। अब एक चीज़ ये आती है कि लाइट मान लो बेटा यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो स्पीड तो कम हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ रहा है। तो बेटा हमेशा याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी दोनों केसेस में। ठीक है, लाइट यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है हमेशा। तो अब अगर बात करें हम वेवलेंथ की बात करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता था ना, ये एक फॉर्मूला होता था फ्रीक्वेंसी का, C = म्यू लैम्डा होता था ना स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये फ्रीक्वेंसी होती थी, ये वेवलेंथ होती थी। तो बेटा फ्रीक्वेंसी तो सेम है लेकिन लैम्डा बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, और ये क्या होता है तुम्हारा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्या था तुम्हारा डिस्टेंस ही था, है ना, डिस्टेंस था ना। और लैम्डा वेवलेंथ भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है वेव का, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो इस हिसाब से टाउ को कट कर दूंगा मैं और लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लिख लूंगा मैं। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 लिख लूंगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन भी हमारी बन जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, ये बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, तो ये CBC बोर्ड में आया हुआ 2013 में। तो ऐसा क्यों होता है, NCERT में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है। क्यों सेम रहती है जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है? तो इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया कि मान लो कि ये एक मैक्रोस्कोपिक साइज का पार्टिकल है, ये अगर ऐसे गिरेगा इसके ऊपर, मान लो इसके ऊपर गिर रहा है, किसी चीज़ के ऊपर गिर रहा है, तो क्या होगा, टकराने पे क्या होगा, कोलिजन होगा। ये मान लो आदमी गिर रहा है यहाँ, इस पर कोलिजन होगा ना इसमें। तो ऐसे ही लाइट जो होती है, फोटॉन्स जो होते हैं जब सरफेस पे गिरते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, तुम्हारा ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं, कोलिजन्स हो जाते हैं, कोलिजन से ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। और इस ऑसिलेशन से लाइट जो है, लाइट क्या क्रिएट करती है, लाइट यानी जब इससे मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन क्रिएट कर देती है। समझे क्या क्रिएट कर देती, फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको समझने के लिए जैसे मान लो कि हवा चल रही है, सपोज करो हवा ऐसे चल रही है, हवा चल रही है, तो मान लो कि ये मैंने एक कुछ चीज़ लटका रखी है यहाँ पे, तो ये भी मोशन में आ जाएगा। किसकी वजह से आ रहा है मोशन में, विंड की वजह से। तो ऐसी लाइट की वजह से मोशन में आ रहा है, यानी कि फोर्स ऑसिलेशन हो रही है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी, जो लाइट इमिटेड, जो लाइट जो इमिट हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है एक चार्ज ऑसिलेटर की, वो इक्वल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के ऑफ ऑसिलेशन। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है, यानी जो लाइट इमिट हो रही है बाय ए चार्ज ऑसिलेटर इक्वल्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, thus the frequency of scattered light equals the frequency of incident light। समझ गए? तो लाइट, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, समझ में आया तुम्हें, आया समझ में? अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो क्या इसकी एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है? तो एनर्जी कभी डिक्रीज नहीं होती बेटा, क्योंकि एनर्जी जो होती है सेम ही रहती है। तो आंसर क्या होगा, नो। तो इसको समझाने के लिए मैंने बताया गया, क्योंकि एनर्जी जो कैरी करती है ना वो वेव ही कैरी करती है, तो वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है ना वही एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या आप बताओगे कि जो एनर्जी कैरी करती है वेव, उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव। ठीक है, तो जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, स्मॉल अर्थक्वेक है जैसे आया हुआ है, तो उसका एम्पलीट्यूड जो होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वही एनर्जी कैरी करता है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, ये 2013 में आया हुआ है एग्जाम में। अब आते हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन एट अ रेयर मीडियम, यानी अब रेयर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है, तो वो डायग्राम चेंज हो जाएगा। और ये वाली जो लेंथ थी ना यहाँ पे, ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो होगी तुम्हारी, ये यहाँ पे कम रहेगी और यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम क्यों रह रही है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, NCERT के हिसाब से मैंने इसको करवाया हुआ है। तो इसमें बस आपको ये लिखना है केवल, और इसमें यहाँ पे लिख लेना है N1 sin है इक्वल N2 sin है, स्नेल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने पहले बताया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक, तो TIR हो जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा जो, तो इसको लिख लो, इसको बना लो पहले एक बार। सो इसमें जो कंडीशन हमें जो देखनी है वो ये देखनी है, आई ग्रेटर आई क्रिटिकल एंगल से, आई जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है कि नहीं है जो है। ठीक है, तो ये मैंने पहले बताया हुआ अच्छे से, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। अगर आपसे पूछेगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ
तो मैंने हमेशा बताया कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तभी यहाँ से ग्रेज करना शुरू कर देगा लाइट। मतलब लाइट जो है, ये जो लाइट है, अगर मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ पे ग्रेज करेगी, तभी ये TIR होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलो लास्ट केस है रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव बाय अ प्लेन सरफेस। तो इस केस में क्या देखना है हमें कि इस केस में हमें सीधी सीधी लाइट है जो कि एक सरफेस पे गिर रही है। जैसे देखो ये एक सरफेस पे यहाँ पे गिर रही है लाइट, यहाँ पे लाइट गिर रही है सरफेस पे ऐसे, और यूं गिरने के बाद ये बेंड हो जा रही है वापस। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गिरी, वेव पूरे गिरी ऐसे, और रेड पेन से मैंने दिखाया कि ये वापस बेंड हो गई यहाँ पे। तो यानी कि अब लाइट जो है दोनों जो इंसिडेंट और जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हो रहा है, दोनों में ही स्पीड सेम रहने वाली है। क्यों स्पीड सेम रहने वाली है? क्योंकि ये रेयर मीडियम है, ये एयर का मीडियम है। ठीक है, तो ये AC हो गया तुम्हारा, ये तो ये AE हो गया, AE और BC। AE किसके इक्वल हो गया? BC के इक्वल हो गया। तो AE को क्या लिख सकता हूँ मैं? जो वेलोसिटी होगी सेम रहेगी, टाइम मेरा सेम रहेगा। वेलोसिटी मेरी सेम रहेगी, टाइम मेरा सेम रहेगा। तो इस हिसाब से क्या हो गया? AE और BC सेम हो गया, और AC और AC जो है दोनों ट्रायंगल के लिए सेम हो जाएगा। यानी कि इसमें मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन के इक्वल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे यहाँ पे, एक तो ट्रायंगल ले लेंगे AEC, एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल ले लेंगे AEC और ABC। तो दोनों ही इसमें क्या आएगी, ये तुम्हारा जो बेस है, ये वाली जो चीज़ है उस कॉमन रहने वाली है, और 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो तुम इसको ऐसे प्रूफ कर लोगे, यानी AC को AC लिख लिया कॉमन, एक 90 डिग्री का एंगल मिल गया, VT तो सेम ही है दोनों के लिए। तो ट्रायंगल AEC कॉन्करेंट हो गया ट्रायंगल ABC के। जब दो ट्रायंगल कॉन्करेंट होते हैं तो मैथ्स में तुमने पढ़ा है कि बाई CP/CT क्या हो जाता है, एंगल जो होंगे वो आपस में सेम हो जाते हैं। तो इस हिसाब से जैसे ही तुम ट्रायंगल कॉन्करेंट इसे प्रूफ कर दोगे तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हो जाएगा बाई CP/CT। अब NCERT में बहुत शॉर्ट में दिया है, ऐसे लिख लोगे कोई पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई इसमें गलत कर नहीं सकता है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए आता है। अब इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना लो बेटा, डायग्राम बना लो। तो बोर्ड में देखो क्या क्या क्वेश्चन आए। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट करवा दिया है, यूज हाइगन्स वेव थ्योरी, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हेन अ प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम अ डेंस टू एरिया। यानी जो सारे हमने जो अभी टॉपिक किए हैं उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, और यही बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। फिर से देखो यही सेम चीज़ आई है, वेव फ्रंट बताइए, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल बताइए। ठीक है, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ऑन द थिन कॉन्वेक्स लेंस। तो जो भी चीज़ हमने पढ़ी है पहले वो सारी आएंगी। अब उसके बाद देखो ये सेम क्वेश्चन है जो ये है। ठीक है, अभी हमने करा ना, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इसका आंसर भी अभी बताया मैंने, तुम्हें समझाया जो है। ठीक है, फिर रेडियस से टेंशन में जाए तो स्पीड डिक्रीज क्यों होती है, इसका भी आंसर बता दिया। फिर फोटोन पिक्चर भी बता दिया। ठीक, व्हाट डिटरमाइंस, नहीं ये नहीं बताया मैंने अभी जो है। तो क्वेश्चन ये है कि इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज determined by the square of the amplitude of the wave. So what determine the intensity of photon picture of light? Photon picture of light के बारे में कौन बताता है? ठीक है, ये हमें बताते हैं। मतलब वेव पिक्चर ऑफ लाइट में इंटेंसिटी जो लाइट की है वो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से हमें पता चलती है, इंटेंसिटी डिटरमाइन होती है। तो फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट में क्या होती है? तो फोटोन पिक्चर में क्या होते हैं, इसमें कितने फोटोन गिर रहे हैं किसी, जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में कितने फोटोन गिर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये बस आपको लिख देना है फॉर्मूला। बाकी और एक्स्ट्रा अगर लिखना चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ फोटोन इंटू अपॉन एरिया इंटू टाइम, एन इंटू एच न्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम कर सकते हो ऐसे आप। समझ गए? क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फिर से देखो वही पूछा है बार बार, हाइगन्स प्रिंसिपल क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताना है। ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट क्या है, ठीक है, इसके बारे में फिर से वही बताना है, स्नेल्स लॉ बताना है। तो बार बार यही टॉपिक जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कुछ इसमें नया नहीं आता है। ठीक है।